बीजेपी की महाबैठक। दिल्ली में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने वाली है। आगामी चुनावों से ठीक पहले हो रही इस महाबैठक को काफी अहम माना जा रहा है। सियासी हलकों में चर्चा है कि इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक ये बैठक 7 नवंबर को सुबह 9:30 बजे शुरू होकर शाम 4:30 बजे तक चलेगी और बीजेपी की इस एक दिवसीय नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग की शुरुआत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से होगी। समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से होगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, मणिपुर और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कमर कस चुकी है। पार्टी का आलाकमान लगातार इन प्रदेशों में रैलियां कर रहा है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हैं। बीजेपी सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने की लगातार कोशिश भी की जा रही है, जिसके लिए कार्यकर्ता सम्मेलन भी कर रहे हैं। ऐसे में 7 नवंबर को होने वाली इस महाबैठक को चुनावी तैयारी के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। चलिए तो अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कौन कौन इस महाबैठक में शामिल होने वाला है। चुनावों से पहले इस अहम बैठक में कौन कौन शामिल होंगे वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के लगभग 300 नेता मौजूद रहेंगे, जबकि बैठक में सभी राज्यों से प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टी के प्रदेश कार्यालयों से सामूहिक रूप से जुड़ेंगे और कुल मिलाकर बैठक का फॉर्मेट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहने वाला है। तो आपको बता रहे हैं कि कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा। इस बैठक का एजेंडा क्या है ये भी आपको बताते हैं। बैठक का मुख्य एजेंडा चुनावी तैयारी पर चर्चा है। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष का अभिभाषण होगा, जिसके बाद आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रस्ताव भी लाया जाएगा, जिसमें तमाम राजनीतिक मुद्दे, आर्थिक और विदेश नीति के मुद्दे शामिल होंगे और इसी प्रस्ताव के सभी तत्कालीन विषयों को शामिल किया जाएगा। जानकारों का मानना है कि एक ही प्रस्ताव में किसानों के मुद्दे, कोरोना के विरुद्ध पार्टी और सरकार की लड़ाई और मौजूदा आर्थिक मुद्दे जैसे तमाम मुद्दे शामिल रहने वाले हैं। इसके अलावा कौन कौन बैठक में शामिल होगा ये आपको बता रहे हैं और इस बैठक का एजेंडा क्या है ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। महाबैठक होने जा रही है और इस महाबैठक में सीधे तौर पर चुनावी चर्चा की जाएगी और किस तरीके से आगामी चुनावों को साधा जाए और मिशन 2022 को पूरे तरीके से बीजेपी अपने पाले में लेकर आए, इस पर विचार किया जाएगा। बैठक का एजेंडा आपको बता रहे हैं। बैठक का मुख्य एजेंडा चुनावी तैयारी की चर्चा है। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष का अभिभाषण होगा, जिसके बाद आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की चर्चा की जाएगी। साथ ही एक प्रस्ताव भी लाया जाएगा, जिसमें तमाम राजनीतिक मुद्दे, आर्थिक और विदेश नीति के मुद्दे शामिल होंगे। इसी प्रस्ताव के सभी तत्कालिक विषयों को शामिल किया जाएगा। जानकारों का मानना है कि एक ही प्रस्ताव में किसानों के मुद्दे, कोरोना के विरुद्ध पार्टी और सरकार की लड़ाई और मौजूदा आर्थिक मुद्दों जैसे तमाम मुद्दों को शामिल किया जाएगा और इसके अलावा पार्टी के विस्तार में आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी। बैठक में कौन कौन शामिल होगा ये आपको बता रहे हैं। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के 300 नेता मौजूद रहेंगे, जबकि बैठक में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। कुल मिलाकर बैठक का फॉर्मेट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। ऑनलाइन माध्यम से तमाम प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जुड़ेंगे, जबकि ऑफलाइन फिजिकली जो मौजूद होंगे वो बीजेपी के 300 नेता जो हैं वो इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। मुख्य रूप से इस बैठक का एजेंडा आगामी विधानसभा चुनाव है, क्योंकि सरकार कई मुद्दों पर घिरती नजर आ रही है और इन्हीं मुद्दों को आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी साधने की कोशिश करेगी। सबसे बड़ी बैठक, सबसे लंबी बैठक ये चलने वाली है, महाबैठक बीजेपी की। तो इसी पर जरा जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर हमारे चंद्रशेखर त्रिशूल जी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से लाइव। त्रिशूल जी, देखिए जिस तरीके से ये महाबैठक होने जा रही है, ये महाबैठक वैसे तो बहुत बड़ी है क्योंकि बहुत लंबे समय तक चलने वाली है, लेकिन सियासी तौर पर देखें चुनावों के मद्देनजर तो कितनी अहम इस बैठक को आप मान रहे हैं? देखिए मुस्कान, एक दौर चला कि मुख्यमंत्रियों को बदल के कहीं एक डैमेज को रोका जाए। अब बीजेपी जो केंद्र में आई थी, दूसरी बार सरकार में है, उसके आकर्षण का दौर बीत चुका है। अब दौर है परीक्षा का, अब दौर है साबित करने का
और जो अपेक्षाएं लोगों की थी उन अपेक्षाओं को पूरा होने का। राज्य स्तर पर रणनीति अलग है, केंद्र स्तर पर रणनीति अलग है। केंद्र स्तर पर बीजेपी लगभग सफल रही है उपचुनाव को लेके, लेकिन राज्य स्तर पर रणनीति बहुत ज़्यादा चौकस करनी होगी। एन बीरेन सिंह मणिपुर से जो मुख्यमंत्री है उनको बहुत खतरा है, मणिपुर में किस तरह की रणनीति रहेगी। उसके बाद उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को बदलने का जो प्रयोग किया है वो कितना सफल है या कितना असफल है, या उसके लिए कैसे रणनीति तैयार करनी होगी। पंजाब में कोई बीजेपी का ऐसा फेस नहीं है, बीजेपी मुख्य धारा में नहीं है, लेकिन घटक दलों में रहेगी। तो अब कैसे एनडीए मजबूत हो। कैप्टन अमरेंद्र पंजाब लोक कांग्रेस लेकर आ गए हैं, तो कैप्टन अमरेंद्र कितना सफल होंगे। बीजेपी का वोट ऑफ परसेंट 5.4 से कितना बढ़ पाएगा, क्या उसके विधायक 2 की संख्या में पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, ये बहुत सारा चिंतन है। और गोवा में जिस तरह ममता बनर्जी और राहुल गांधी जिस तरह लगातार अपनी एक रणनीति बना रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है कि गोवा कैसे बचाया जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जयराम ठाकुर जिस तरह उपचुनाव में चुनाव हारे हैं, तो वहाँ मुख्यमंत्री बदला जाना चाहिए या नहीं बदला जाना चाहिए, क्योंकि इन 5 राज्यों के बाद हिमाचल का भी चुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये तय करना होगा कि राज्यों की रणनीति कैसे तय की जाए, राज्यों की रणनीति में क्या फेरबदल किया जाए जिससे राज्यों को जीता जा सके। बिल्कुल त्रिशूल जी, क्योंकि देखिए कल ही उपचुनावों के नतीजे आए हैं और इन उपचुनावों को क्योंकि सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, तो सेमीफाइनल में तो बीजेपी को कहीं ना कहीं करारी शिकस्त कांग्रेस देते नजर आई है। फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हो, बीजेपी को टक्कर जरूर मिली है, यानी कि जनता अब परिवर्तन चाहती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, सेमीफाइनल के तौर पर इन उपचुनावों को देखा जा रहा था, क्या वाकई अब जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके लिए बीजेपी को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि हमने नतीजे देखे हैं। देखिए मुस्कान, और सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश ये जो हिंदी का हार्टलैंड है, ये जो एक पॉलिटिक्स का बड़ा गढ़ है, जो केंद्र में कहीं केंद्र को भी प्रभावित करता है उत्तर प्रदेश, उस गढ़ को पुनः बचाए रखना और बनाए रखना ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। और बीजेपी को ये तय करना होगा कि महंगाई के मुद्दे को कैसे हल किया जाए, राज्यों के स्तर पर ऐसी रणनीति कैसे हो कि राज्यों में कितने टिकट काटने हैं, क्या टिकट उन विधायकों को जातिगत आधार पे या किस आधार पे। कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा इस चुनाव में पिछड़ गया है और क्षेत्रीय मुद्दे हावी हो गए हैं, और यही क्षेत्रीय मुद्दों पर बीजेपी के लिए मंथन करना बहुत आवश्यक है इस समय। बीजेपी के लिए मंथन करना जरूरी है। और इसी के साथ देखिए कांग्रेस ने जब करारी शिकस्त दे दी है, तो कांग्रेस खुद को विकल्प बताती है और जनता उनको विकल्प के तौर पर कहीं ना कहीं अब देख भी रही है, ये चुनावी नतीजों ने कहा। लेकिन अब जिस तरीके से इस अहम बैठक में खुद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, जेपी नड्डा इसमें भाषण देंगे, क्या वाकई ये जो महाबैठक है, इस महाबैठक के जरिए कार्यकर्ताओं में, नेताओं में वो जान फूंक पाएंगे प्रधानमंत्री जो वाकई चाहिए अब कार्यकर्ताओं को? देखिए, ये एक बैठक है, लेकिन एजेंडा पहले से अलग तैयार हो रहा है और उस एजेंडे को सार्वजनिक किया जाएगा मुस्कान इस बैठक के द्वारा। और इस बैठक में जो एजेंडा सार्वजनिक किया जाएगा, फिर उसका प्रभाव देखा जाएगा, उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि आने वाले दिनों में उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि ग्रास रूट लेवल पर वो कितना इफेक्टिव है। उसके बाद फिर कहीं एक नया विचार लाया जाएगा। ऐसे अब चुनाव जब तक होंगे तब तक 1-2 एजेंडा ऐसे आएंगे जहां पर राज्यों में स्थिति कितनी मजबूत की जा सकती है, इसका आकलन करने के लिए बीजेपी की ये बैठक है। बिल्कुल। और इसी के साथ त्रिशूल जी, देखिए बीजेपी को यहाँ पर बहुत सारे मुद्दों पर अब माफ कीजिएगा, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना मिसमैनेजमेंट का मुद्दा लगातार विपक्ष उठा रहा है। कोविड काल में जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुई, अब महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं और बेरोजगारी का मुद्दा, ये काफी अहम मुद्दे हैं जिस पर जो बीजेपी है वो गिरती नजर आ रही है। साथ ही साथ किसान आंदोलन, क्योंकि जब हमने कल चीजें देखी है, हरियाणा में ऐलनाबाद की बात करें तो जिस तरीके से वहां पर अभय चौटाला ने जीत हासिल की, वो एक सीट पूरे देश में बीजेपी की कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि क्योंकि बीजेपी को बहुत कमजोर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया गया था। वहां पर किसान सबसे ज्यादा है, इसलिए कहा जा सकता है कि किसानों में रोष तो व्याप्त है, किसान परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन उस एक सीट ने बीजेपी की पूरी नींद उड़ा दी है। क्योंकि अगर किसानों का विरोध इस तरीके से जारी रहा, एक जब उपचुनाव में आपका ये हाल है, तो कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनावों में तो और बुरा हो सकता है। देखिए मुस्कान, पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन का प्रभाव पूरी तरीके से है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता
कि पश्चिमी यूपी में जिस तरह का गठजोड़ हो रहा है, जयंत चौधरी, प्रियंका चौधरी, जिस तरह एक मुलाकात हुई, इसको एक डिप्लोमेटिक मुलाकात भले ही कहा जा सकता है। जिस तरह वरुण गांधी लगातार पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बयान दे रहे हैं, पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर अपनी बातों को रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दौर में प्रियंका गांधी, वरुण गांधी को ही मुख्यमंत्री का चेहरा प्रमोट कर दे उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी का पूरा खेल बिगड़ सकता है। और वेस्टर्न यूपी में जिस तरह एक जो किसान आंदोलन को लेकर समर्थन है, तो निश्चित रूप से बीजेपी इन सारे समीकरणों पर विचार और विमर्श कर रही है कि अगर प्रियंका गांधी और वरुण गांधी मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, किसान आंदोलन, किसान नेताओं का उनको समर्थन मिलता है, जयंत चौधरी का समर्थन मिलता है, तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए फिर ये एक टेढ़ी खीर हो जाएगा कि बीजेपी कैसे अपने एक राज्य को बचाए, उस राज्य को बचाए जहां पर एक फायर ब्रांड मुख्यमंत्री स्थापित हो चुका है बीजेपी का, और जिसको कहीं बीजेपी के भविष्य के रूप में देखा जा रहा है। तो अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उस फायर ब्रांड मुख्यमंत्री और बीजेपी के उस भविष्य को कैसे बचाया जाए और कैसे सुरक्षित करके इन पूरे समीकरणों पर हावी हुआ जाए। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है कि किस तरीके से बीजेपी यहाँ पर हावी होगी। उत्तराखंड की ही बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में भी देखिए लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बदल चुकी है पार्टी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी बीजेपी के लिए कमजोर बीजेपी को करता नजर आता है, क्योंकि बार बार विपक्ष इस मुद्दे को भी उठा रहा है और कहीं ना कहीं जनता भी इस मुद्दे को अब समझते नजर आ रही है कि अगर आप बार बार मात्र मुख्यमंत्री ही बदलते जाएंगे तो विकास कैसे होगा। उत्तराखंड में आप किस तरीके के समीकरणों को देखते हैं? देखिए मुस्कान, उत्तराखंड में जिस तरह कांग्रेस और हरीश रावत कहीं एक उभर कर सामने आ रहे हैं, और सरकार, हालांकि पुष्कर सिंह धामी ने जो एक डैमेज था उसको रोका है, और एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में जो लगातार कार्य करते जा रहे हैं और आला कमान या शीर्ष नेतृत्व को भरोसे में रखते हुए अपनी पारी खेल रहे हैं। एक ऐसे मुख्यमंत्री का उन्होंने जो जिम्मेदारी है उसको कहीं ना कहीं निभाया है। अब बीजेपी को उतनी चिंता नहीं है उत्तराखंड में। कहीं तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत के संग ये दिक्कत हो गई थी कि वो कहीं अपनी विचारधारा या अपनी पॉलिसी को लेके चल रहे थे, और उस पॉलिसी के चलते एक डैमेज हो रहा था कि जो वोट था वो कहीं कट रहा था, फ्लैक्चुएट हो रहा था वोट, और कहीं बीजेपी को ये आ रहा था कि जो जनाधार है, जो सत्ता का एक बड़ा आधार है, वो समाप्त हो रहा है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने उसको रोका है, और निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी वो भरोसेमंद मुख्यमंत्री साबित हुए जिसका बीजेपी इंतजार कर रही थी, और बीजेपी ने जिसे बदला, और बीजेपी को महसूस हुआ कि हाँ ये ठीक है, जो पार्टी लाइन और पार्टी की जो एक पॉलिसी है उसके संग संग चल रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।